अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वेलकम करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं जो बीपीएससी 7 फेज के लिए बिहार के लिए जो शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा है उसमें लैंग्वेज पेपर उर्दू अगर आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए जो है मैं उर्दू से जो है रिलेटेड मैं लाया हूं लैंग्वेज पेपर। तो जो इसमें मैं आपको उर्दू से आगाज के जो ये है जो कबल हिंदुस्तान है उसके बाद किस तरह से हिंदुस्तान में उर्दू आई और इसका जो नजरिया है वो हम आपको आज बताने वाले हैं। फिर मैं आपको याके बाद देकर जो है मैं चीजों को जो है समझाऊंगा और जो है आपको इसी तरह से जो है मैं लैंग्वेज पेपर का जो है उर्दू लैंग्वेज पेपर का जो है मैं आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दूंगा और आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए हम बिना ताखिर किए हुए चलते हैं और जो है अपनी क्लास का जो है आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे 3.2 यानी जो है उर्दू जबान के आगाज से कबल जो है हिंदुस्तान का लिसानी पस मंजर हमको जानना जरूरी है कि हिंदुस्तान का जो लिसानी पस मंजर यानी बैकग्राउंड कैसा है। लिसानी लैंग्वेज पस मंजर लैंग्वेज का बैकग्राउंड हिंदुस्तान यानी आपका जो क्या है हिंदुस्तान यानी आगाज यानी उर्दू जबान के आगाज से पहले हिंदुस्तान का जो यानी आपका जो लैंग्वेज बैकग्राउंड है वो किस तरह का था वो हम पहले जानेंगे। उसके बाद फिर जो है हम जो है उर्दू किस तरह से और इसका जो शुरुआती दौर कैसा रहा और ये किस तरह से तरक्की हुआ इस पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उर्दू क्या है। एक हिंद आर्याई जबान है। क्या है? एक हिंद आर्याई जबान है। हिंदुस्तान में माकबल मसीह आर्या बड़ी तादाद में हिंदुस्तान आए थे। क्या? माकबल मसीह आर्या क्या क्या बड़ी तादाद में हिंदुस्तान आए थे। उनकी हिंदुस्तान में आमद और यहाँ मुस्तकिल ठीक है कयाम से हिंदुस्तान में जबानों पर जो है असरात मुरत्तिब हुए। आर्याओं की आमद के बाद हिंदुस्तान में जबानों की मुताले को कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई में तकसीम किया गया। किसमें तकसीम किया गया? यानी कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई में तकसीम किया गया। आर्याओं की मजहबी किताबें वेद मुकद्दस संस्कृत जबान में है। कितना? यानी वेद मुकद्दस जो है किसमें? संस्कृत जबान में है। संस्कृत का बाद जो है बुद्ध मत के दौर में पाली और उसके बाद प्राकृत और अपभ्रंश जबानों का दौर रहा। 1000 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में मगरबी हिंदी की 5 बोलियां रही। कितना? 5 बोलियां रही और उनमें 5 बोलियों में एक खड़ी बोली थी जिसमें एक शाख उर्दू करार पाई। कितना? 5 जो है उसमें बोलियां जो है ये हुआ और उसमें से जो है एक खड़ी बोली थी जिसकी एक शाख खड़ी बोली की क्या है? एक शाख क्या है? उर्दू करार पाई। क्या है? एक शाख जो है उर्दू करार पाई। हिंदुस्तान में उर्दू जबान के आगाज से मुताल्लिक नजरियात मिलते हैं कि जो है उन यानी मशहूर नजरियात में एक बात मुश्तरक है कि इनमें जो है उर्दू की इब्तिदा की बुनियाद जो है बरसगीर में मुसलमान फातिहीन के आमद पर रखी गई है। और जो है बुनियादी इस्तेदलाल यह है कि उर्दू जबान का आगाज मुसलमान फातिहीन के हिंद में आमद और जो है मुकामी लोगों से मेल जोल और मुकामी जबान पर असरात व तासीर से हुआ और एक नई जबान मारूज वजूद में आई जो कि बाद में उर्दू कहलाई। कुछ माहिरीन लिसानियत ने उर्दू की इब्तिदा का जो सुराग कदीम आर्याओं के जमाने में लगाने की कोशिश की है। उर्दू जबान के आगाज से मुताल्लिक यह नजरियात जो है इब्तिदाई दौर में अलग अलग रहे। बाद में जुनूबी हिंद में ठीक है बाद में जुनूबी हिंद शुमाली हिंद में मुसलमानों की आमद से उर्दू के आगाज के नजरियात फरोग पाए और बाला आखिर माहिरीन लिसानियत ने जबानों के गहरे मुताले से मुस्तंद नजरिए पेश किए हैं जिनकी तफसीलात झेल में पेश किए जा रहे हैं। तो जो है मैं आपको जो है नीचे दी हुई ये तफसीलात में बताता हूं कि किस तरह से जो है आपको वहां पे जो पेश किए गए हैं। तो अपनी मालूमात की जांच जो यहाँ पे कुछ सवाल दिया है तो यहाँ पे सवाल आप कर सकते हैं। सवाल है कि हिंदुस्तान में जबानों के मुताला का सिलसिला किस कौम की आमद से कहा जाता है। उसका सवाल आर्याओं की मुकद्दस किताबें किस जबान में लिखी गई थी। तो ये क्या है? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे 3.3 में उर्दू जबान के आगाज के बारे में इब्तिदाई नजरियात यानी शुरुआती नजरियात जो है किस तरह का था। इब्तिदाई नजरियात जो है वो उस पर हम बात करेंगे।
चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक जो है ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। मैं इस तरह का आपके लिए जो है बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो है आपकी हेल्प से, आपकी मदद से जो है मैं जो है बहुत अच्छी क्लास मैं करा दूंगा। और जो है अगर किसी चीज की जरूरत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, उससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं और जो उसमें आपको मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले उर्दू शायरो अदब से मुताल्लिक जो भी तारीखी किताबें लिखी गई है उनमें उर्दू जबान के आगाज से मुताल्लिक मालूमात भी पेश की गई है। माहिरीन लिसानियत ने हिंदुस्तान में जबानों की तश्कील और इर्तिका का मुताला किया है। चुनांचे इस मुताले में उर्दू के आगाज के इब्तिदाई नजरियात भी शामिल हैं। उर्दू जबान की इब्तिदाई के बारे में उर्दू की इब्तिदाई दौर के मशहूर शायर अमीर खुसरू ने भी अपने ख्यालात पेश किए हैं। चलिए, अमीर खुसरू का जो जमाना 13वीं ईस्वी सदी के निस्फ में 14वीं सदी ईस्वी और जो है रबा अव्वल का जमाना है। क्या रबा अव्वल का जमाना है। अमीर खुसरू ने अपनी मसनवी ना सपहर, ठीक है, ना सपहर, उसके बाद में जो है हिंदुस्तान की जो है 21 बोलियों में जबान दहली का भी जिक्र किया है। कितना? 21 बोलियों में जबान दहली का भी जिक्र किया है। उसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है और यह भी हो सकता है कि दिल्ली और उसकी नवाह में धीरे धीरे जबान बन रही थी, और जो है यह जो है बनने का अमल अमीर खुसरू से 100 यानी अमीर खुसरू से क्या 100-200 साल पहले शुरू हुआ होगा, लेकिन जबान के नमूने और उनकी दस्तावेजात मौजूद नहीं होने की वजह से सही वक्त और जगह का तयन नहीं किया जा सकता। मीर अमन दहलवी इंशा इमाम बख्श साहबाई ने उर्दू की पैदाइश के लिए जो है यही बताया कि मुसलमानों की आमद के बाद मुकामी लोगों के इश्तराक से यह जबान बनी। मीर अमन ने बागो बहार में उर्दू जबान के आगाज से मुताल्लिक यह नजरिया पेश किया कि उर्दू की इब्तिदा अहद अकबरी में हुई और अहद शाहजहानी में इस नई जबान ने बुजुर्ग वो बारीक जो है हासिल किए, वो बारीक जो है क्या ये वर्ग वो बार जो है हासिल किए। उसके बाद उर्दू जबान के आगाज से मुताल्लिक ख्यालात और नजरियात सतही थे और उनके बारे में किसी ने कुछ ठोस दलाइल नहीं पेश किए हैं, बल्कि आसार क़राइन पर कयासी बातें पेश की। लेकिन चूंकि इनकी बातों से बाद में आने वाली मुहक्किकीन को राह मिली और इसलिए जो है जबान के आगाज से मुताल्लिक नजरियात की खोज में उन बातों को जो है बुनियादी अहमियत हासिल रही। इसके बाद उर्दू के चंद मुहक्किकीन ने मुसलमानों के हिंदुस्तान में जो है मुख्तलिफ इलाकों में आमद को बुनियाद बनाकर अपने अपने इलाकों से उर्दू के आगाज के नजरियात पेश किए हैं। अपनी मालूमात के लिए फिर से यहाँ पे कुछ सवाल दिया है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो है फिर एक अगला पॉइंट 3.4 में हम देख लेते हैं कि इसमें उर्दू जबान के आगाज के बारे में इलाका वारी नजरियात, यानी किस हिसाब से किस तरह से इलाका वारी जो नजरियात है उसको हम पेश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 में दिया है कि बर्ज भाषा, ठीक है, बर्ज भाषा से उर्दू का आगाज मोहम्मद हुसैन आजाद का नजरिया है। ये क्या है? बिरज भाषा, ठीक है, बर्ज भाषा जो है ये क्या है? उर्दू का आगाज मोहम्मद हुसैन आजाद का नजरिया है। उनका कहना है कि उर्दू के मशहूर शायर और तज़किरा निगार मोहम्मद हुसैन आजाद, उनका जो जन्म है 1830 से 1910, ठीक है, ने उर्दू की पैदाइश के सिलसिले में यह नजरिया पेश किया कि उर्दू की पैदाइश आगरा और उसके नवाह में बोली जाने वाली जबान बर्ज भाषा से हुई। इससे बर्ज भाषा से हुई, किसका ये कहना है? मोहम्मद हुसैन आजाद का कहना है। उन्होंने अपने जो है उस नजरिए का इजहार अपनी किताब आबो हयात में किया है। किसमें? आबो हयात में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, मोहम्मद हुसैन आबो हयात में क्या है उस किताब में जो है, इस किताब में क्या है, उन्होंने उर्दू के मुख्तलिफ शोरा के हालात जिंदगी और शायरी का नमूना पेश किया, जिसे तज़किरा कहते हैं। जिसे तज़किरा कहते हैं। इस किताब की आगाज में उन्होंने उर्दू की इब्तिदा के बारे में भी इजहार ख्याल किया
है। चुनांचे आबो हयात में, ठीक है, आबे हयात में वह लिखते हैं कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा खास हिंदुस्तान की जबान है। ब्रज भाषा क्या है? खास हिंदुस्तान की जबान है। माहिरीन लिसान ने लिखा है कि ब्रज का इलाका दिल्ली और मथुरा के आसपास है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने इस बात पर जोर दिया है कि उर्दू की पैदाइश में मुकामी इलाके की जबान यानी ब्रज भाषा का अहम रोल है। वह जो है किसी हद तक मीर अहमद देहलवी के इस नजरिए से इत्तेफाक करते हैं जिसमें कहा गया कि मुगलों के जमाने में आगरा को मरकजी हैसियत हासिल थी और उसके जो है दो नवाह में ब्रज भाषा के असरात से उर्दू ने जन्म लिया। उर्दू में ब्रज भाषा के अल्फाज का इस्तेमाल भी हुआ है। आजाद के उस नजरिए को माहिरीन लिसानियत ने अपने मुस्तरद कर दिया क्योंकि उर्दू और ब्रज भाषा के ज़माइर और अल्फाज में अफ़आल में क्या है बड़ा फर्क है। चलिए अब हम दूसरे पर बात करेंगे यानी सिंध में उर्दू। अब हम इलाकाई सिंध में उर्दू का ये जो नजरिया है ये सर सैयद सुलेमान नदवी का नजरिया है और इनका हम नजरिया देख लेते हैं। उर्दू जबान के आगाज को शुमाली हिंद के इलाके सिंध में मुसलमानों की आमद से जोड़ते हुए सर सैयद सुलेमान नदवी, ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी ने अपना नजरिया पेश किया है। सैयद सुलेमान नदवी उनका जन्म 1884 और उनका इंतकाल हुआ 1953। उर्दू के एक नामूर मोरख सीरत निगार और आलम गुजरे हैं, ठीक है, यानी आलिम गुजरे हैं। उन्होंने अपनी किताब नकुश सुलेमानी, किसमें नकुश सुलेमानी में यह दावा किया है कि उर्दू के इब्तिदाई नकुश मुसलमानों की सिंध में आमद के बाद से मिलते हैं, इसलिए वह उर्दू की पैदाइश सिंध को करार देते हैं। इसमें यानी सैयद सुलेमान नदवी उर्दू की पैदाइश को कहां करार देते हैं? यानी आपका सिंध में करार देते हैं, सिंध में करार देते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके लिए वह तारीखी और लिसानी बुनियादों पर शवाहिद से अपनी बात साबित करने के लिए कोशिश करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का ख्याल है कि मुसलमान सबसे पहले साहिली इलाकों से सिंध और मालाबार आए। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध को फतह किया। उससे पहले भी मुसलमानों के काफिले तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आते थे। अल-गर्ज मुसलमान यहाँ आकर बस गए। उन्होंने सिंध में इस्लामी हुकूमत कायम की। उनकी जबान अरबी थी। हिंदुस्तानी जबान अरबी जबान में राबता हुआ, हिंदुस्तानी जबान और अरबी जबान में राबता हुआ, वह एक दूसरे के जबान का इस्तेमाल करने लगे। सैयद सुलेमान नदवी नकुश सुलेमानी में अपने नजरिए को इस तरह पेश करते हैं कि इस तरह से सिंध में उर्दू की आगाज हुई। तो ये कौन पेश करते हैं? सैयद सुलेमान नदवी सिंध के पेश करते हैं कि सिंध में उर्दू जबान की आगाज हुई। चलिए मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचते हैं, इसलिए करीन कयासी यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका हिवला उस वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। चलिए सिंध में मुसलमानों की तहजीब व माशरत व तमद्दुन व कल्चर के असरात महसूस किए गए। मुकामी लोगों की जबान, लिबास और रहन सहन में क्या है देरपा, ठीक है, देरपा और वाज़ेह तगीरात सामने आए हैं। बल्कि अरबी जबान व तहजीब के असरात सिंध में आज तक देखे और महसूस किए जा सकते हैं। आज सिंधी जबान में अरबी के अल्फाज में तादाद बरसगीर की दूसरी तमाम जबानों की निस्बत ज्यादा है। इसका रस्मुल खत भी अरबी से बिलावास्ता तौर पर मुतासिर है। अरबी असरात की गहराई का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बाज मोरखीन के नजदीक दूसरी जबानों में जहां देसी जबानों के अल्फाज मुश्तमिल है वहां सिंधी में अरबी अल्फाज आते हैं। मिसाल के तौर पर सिंधी में पहाड़ को जबल और प्याज को बसल कहना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे सैयद सुलेमान नदवी के कयास पर मबनी इस नजरिए को माहिरीन ने लिसानियत ने मुस्तरद कर दिया क्योंकि सिंध के इलाके में सिंधी जबान बोली जाती थी, उर्दू नहीं। सिंधी पर अरबी के असरात जरूर पड़े, ठीक है, सिंधी पर अरबी के असरात
عربی کے اثرات ضرور پڑھے، اس میں بہت سے الفاظ عربی کے ہیں، یہاں تک کہ سندھی کا رسم الخط بھی عربی کا، یعنی سندھی کا رسم الخط بھی عربی کا ہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ اثرات زبان میں الفاظ کے دخول سے آگے نہ بڑھ سکے، اس لیے کوئی مشترک زبان پیدا نہ ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ سید سلیمان ندوی اپنے اس دعویٰ کا کوئی معقول ثبوت نہیں دے سکے۔ بقول ڈاکٹر غلام حسین، اس کا یہ قول کس کا ہے؟ یہ جو ڈاکٹر غلام حسین کا ہے۔ اس بارے میں قطعیت جو ہے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ابتدائی فاتحین عرب تھے جن کے خاندان یہاں آباد ہو گئے۔ 9ویں صدی میں جب ایران میں صفاریوں کا اقتدار ہوا تو ایرانی اثرات سندھ ملتان پر ہوئے۔ اس عرصہ میں کچھ عربی اور فارسی الفاظ کا جو ہے انضباط مقامی زبان میں ضروری ہوا ہوگا، اس سے کسی نئی زبان کی ابتدا کا قیاس شاید درست نہ ہوا ہوگا۔ چلیے، اس دور کے بعد سیاحوں نے یہاں عربی، فارسی اور سندھی کے رواج کا ذکر ضرور کیا ہے، مگر ان بیانات سے یہ بات واضح نہیں ہوتی ہے کہ یہاں جو ہے کسی نئی مخلوط زبان کا وجود بھی تھا۔ البتہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ سندھی اور ملتانی میں عربی اور فارسی کے آمیزش ہو گئی۔ اس آمیزش کا حیولہ قیاس کرنا کہاں تک مناسب ہے، خاطر خواہ مواد کی عدم موجودگی میں اس کا فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ مسلمانوں کے ہندوستان میں کسی علاقے میں آمد اور مقامی افراد میں میل جول سے سندھ سے اردو کے آغاز کا نظریہ مقبول تو ہوا، لیکن تحقیقی بنیاد پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ چلیے، تیسرا پوائنٹ ہے یہاں پہ 3، دکن میں اردو ہے، اور یہ جو ہے نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ ہے۔ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ ہے۔ اس میں مولوی نصیر الدین ہاشمی، ان کا جو 1895 ٹھیک ہے، 1895-1964 تو عیسوی میں جنوبی ہند کے علاقے دکن میں نامور محقق گزرے ہیں۔ ان کے شاہکار تصنیف دکن میں اردو ہے، جس میں انہوں نے اردو زبان کے دکن سے آغاز سے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ اردو سندھ سے نہیں بلکہ جنوبی ہند کے دکن کے علاقے سے شروع ہوئی ہے، جبکہ مالابار کے ساحل اور کرناٹک کے علاقوں میں عرب شیخ اور ہاشم خاندان کی سردار تجارت اور دین پھیلانے کے لیے یہاں اترے تھے اور اپنی زندگی یہیں گزاری تھی۔ دکن والوں سے ان کے میل ملاپ سے اردو زبان دکن میں وجود میں آئی، کیونکہ یہ زبان اپنے آغاز کی کئی سال تک یہیں پھولتی رہی۔ نصیر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب دکن میں اردو میں سید سلیمان ندوی کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا کہ فتح سندھ سے پہلے دکن کے علاقے میں عرب مسلمانوں کی آمد ہوئی جن کا تعلق مقامی لوگوں سے ہوا، اس لیے اردو کی پیدائش دکن میں ہوئی۔ 15ویں صدی سے 17ویں صدی کے ان کا دکن ان دوران دکن میں اردو کا بول بالا تھا۔ نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ یہ ہے۔ چلیے آگے ہم بات کریں گے، بعض علماء اردو کی پیدائش کا علاقہ سندھ کو بیان کرتے ہیں۔ اگر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر مالابار علاقہ بھی کھڑی بولی اردو کی پیدائش کا کیا خطہ کہا جائے گا، کیونکہ فتح سندھ سے بہت عرصہ پیشتر اس علاقے میں عرب آباد تھے۔ نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ یہ تسلیم نہیں کیا گیا، کیونکہ دکن میں جو زبانیں بولی جاتی تھی وہ ملیالم، تامل اور کنڑ تھی۔ یہ زبانیں دوسری لسانی خاندانی دراوڑی سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ اردو ہند آریائی زبان ہے، لہٰذا دکن کے زبانوں اور عربی کے اختلاط سے اردو کا وجود ہونا ناممکن ہے۔ چوتھا نمبر پر ہم بات کریں گے پنجاب میں اردو۔ حافظ محمود شیرانی کا نظریہ ہے، ان کا حافظ محمد شیرانی یعنی آپ کا جو 1889-1949 ہے، اردو کے مورخ اور ماہر گزرے ہیں۔ انہوں نے 1928 میں ایک کتاب پنجاب میں اردو لکھی، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پنجاب میں مسلمان ابتدائی زمانے میں 100 سال تک حکومت کرتے رہے، اس لیے مسلمانوں کی عربی، فارسی اور ہندوستانیوں کے الفاظ سے مل کر جو زبان
جو زبان وجود میں آئی وہ اردو زبان ہے۔ حافظ محمود شیرانی کی تعلیم پنجاب میں اردو کی اشاعت کے ساتھ ہی مولانا محمد حسین آزاد کے نظریے کی تردید ہو گئی، جس میں وہ زبان کی ابتدا کے بارے میں اردو کا رشتہ برج بھاشا سے جوڑتے ہیں۔ اردو کے پنجاب سے آغاز کے بارے میں حافظ شیرانی لکھتے ہیں کہ چونکہ 9ویں صدی ہجری میں بہت سے خاندان پنجاب سے نکل کر دہلی آئی ہے، ان کے لشکر پنجاب اور پنجابیوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے کوئی تعجب نہیں ہے کہ اگر ان نو واردوں نے کیا کیا دہلی کے زبان پر اثر ڈالا ہو۔ مقدمہ پنجاب میں اردو، ٹھیک ہے۔ پروفیسر شیرانی آگے فرماتے ہیں کہ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ کیا مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ حافظ محمود شیرانی نے اپنی گہرے لسانی مطالعے اور ٹھوس تحقیقی بنیادوں پر یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ اردو کی ابتدائی پنجاب میں ہوئی۔ ان کے خیال کے مطابق اردو کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی جب سلطان محمود غزنوی شہاب الدین غوری ہندوستان پر بار بار حملے کر رہے تھے۔ ان حملوں کے نتیجے میں فارسی بولنے والے مسلمانوں کی مستقل حکومت پنجاب میں قائم ہوئی، اور دہلی کی حکومت کے قیام سے تقریباً 200 سال تک یہ فاتحین یہاں قیام پذیر رہے۔ اس طویل عرصے میں زبان کا بنیاد ڈھانچہ صورت پذیر ہوا۔ اس نظریے کے صداقت کے ثبوت میں شیرانی صاحب نے اس علاقے کے بہت سے شعراء کا کلام پیش کیا ہے، جس میں پنجابی، فارسی اور مقامی بولیوں کے اثرات سے ایک نئی زبان کی ابتدائی صورت نظر آتی ہے۔ سلطان محمد غزنوی کی فتوحات کے ساتھ ساتھ برصغیر کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ فتوحات کا یہ سلسلہ 1000 سے 1026 تک جاری رہا، اور پنجاب و سندھ کے علاقے یعنی آپ کا قنوز، گجرات، سومنات، متھرا اور یہاں پہ آپ کا کال نظر ہے، ٹھیک ہے، اور متھرا اور یہاں پہ کال نظر تک فاتحین کے قدم پہنچے، لیکن محمود غزنوی نے ان سب مفتوحہ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہ کیا، البتہ 1025 میں لاہور میں اپنا نائب مقرر کر کے پنجاب کو اپنے قلمرو میں شامل کر لیا۔ نئے فاتحین میں ترک اور افغان شامل تھے۔ غزنوی عہد میں مسلمان کثیر تعداد میں پنجاب میں آباد ہوئے۔ علماء اور صوفیاء نے یہاں آ کر رشد و ہدایت کی مراکز قائم کیے اور تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں مقامی باشندے گروہ در گروہ اسلام قبول کرنے لگے۔ اس سماجی انقلاب کا اثر یہاں کی زبان پر پڑا، کیونکہ فاتحین نے پنجاب میں آباد ہو کر یہاں کی زبان کو بول چال کے لیے اختیار کیا۔ اس طرح غزنوی دور میں مسلمانوں کی اپنی زبان عربی، فارسی اور ترکی کے ساتھ ایک ہندوی زبان کے خط و خال نمایاں ہوئے۔ تاریخی اور سیاسی واقعات و شواہد کے علاقے پروفیسر محمود خان شیرانی اردو اور پنجابی کے لسانی شہادتوں اور مماثلتوں سے دونوں زبانوں کی قریبی روابط و تعلق کو واضح کر کے اپنی اس نظریے کی صداقت پر زور دیتے ہیں کہ اردو کا آغاز پنجاب میں ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اردو اپنی صرف و نحو میں پنجابی و ملتانی میں بہت قریب ہے۔ دونوں میں اسماء و افعال کے خاتمے میں الف آتا ہے، اور دونوں میں جمع کا طریقہ مشترک ہے، یہاں تک کہ دونوں میں جمع کے جملوں میں نہ صرف جملوں کے اہم اجزاء بلکہ ان کے توابعات ملحقات پر بھی ایک باقاعدہ جاری ہے۔ دونوں زبانیں تذکیر و تانیث کے قواعد، افعال مرکبہ اور توبہ میں متحد ہے۔ پنجابی اور اردو میں 60%، ٹھیک ہے، 60% سے زیادہ الفاظ مشترک ہیں۔
हाफिज महमूद शेरानी ने लिसानी और तारीखी हवालों से उर्दू के इब्तिदा पर पंजाब के गहरे असरात बताए हैं। उन्होंने कदीम पंजाब और कदीम उर्दू का मवाजना करके यह फैसला दिया। उन्होंने सरमाए अल्फाज सिर्फ वो नहू और तारीख व इर्तिकाई बुनियाद पर फैसला दिया और गैर मतबूआ किताबों और जो है मखतूतात को पेश किया। प्रोफेसर शेरानी पंजाबी जबान के अफ़ाल और ज़माइर के उर्दू से मुमासिलत जो है बताते हुए अपना नजरिया पेश किया। उर्दू और पंजाबी के इम्तिजाज और उर्दू की इब्तिदाई तारीख तनकीदी लिसानी और जो तरवीजी अहमियत को आलिमाना वजाहत के साथ पेश किया और उर्दू जबान के पंजाब में पैदा होने और उसके फरोग पाने का नया सुराग निकाला। मुसलमान तकरीबन पौने 200 साल तक पंजाब, जिसमें मौजूदा सरहदी सूबा और सिंध शामिल थे, हुक्मरान रहे। 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के लश्करों के साथ मुसलमानों ने दिल्ली की तरफ पेश कदमी की और जो चंद सालों बाद ही सारे शिमाली हिंदुस्तान पर मुसलमान काबिज हो गए। अब लाहौर के बजाय दिल्ली को दारुल खुलाफा की हैसियत हासिल हो गई, तो लाजमन मुसलमानों के साथ यह जबान जो उस वक्त तक बोलचाल की जबान का दर्जा हासिल कर चुकी थी, इनके साथ ही दिल्ली की तरफ सफर कर गई। उर्दू के एक नामवर माहिर लिसानियत प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने 1948 ईस्वी में अपनी किताब मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू में महमूद शेरानी के पंजाब से उर्दू के आगाज के नजरिए की तरदीद की और बताया कि महमूद शेरानी ने जो पंजाब की खुसूसियात को बुनियाद बनाया है वह सब हरियाणवी में मौजूद है। उर्दू के आगाज पर इलाकाई असरात को पेश करते हुए मजीद कुछ माहिरीन ने उर्दू की जो है पैदाइश पंजाब से बताई है, जहां 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी में काफी मुसलमान दर्रा खैबर की तरफ से जो है पंजाब में आए और यहीं बस गए। उनका मुकामी लोगों से मेल जोल हुआ, वही उर्दू पैदा हुई। पंजाब के असरात उर्दू में आए। पंडित कैफी ने लाहौर से दिल्ली तक कि कदीम जबान की उर्दू की पैदाइश माना। उसके बाद सुनीति कुमार चटर्जी ने, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, सुनीति कुमार चटर्जी ने जो है इंड आर्यन इंड हिंदी में कैफी की तायद की। टी ग्राहम बेली ने उर्दू की इब्तिदा पंजाब से बताई। उसके बाद जॉर्ज ग्रेरसन ने लिसानी जायजा हिंद में उर्दू की पैदाइश बालाई। दो आबा और जरूहिल खंडी की बोली वर्नाकुलर हिंदुस्तान से माना है। रोल ब्राग हरियाणवी से उर्दू की पैदाइश बताते हैं। उर्दू के आगाज के बारे में इलाकाई नजरियात को बाद में माहिरीन लिसानियत ने तहकीकी बुनियादों पर मुस्तरद किया। जबान से मुताल्लिक इल्म का लिसानियत कहा गया और इब्तिदाई दौर में तहकीक के वसाइल कम के सबब उर्दू के लिसानी तश्कील के तहकीक मुनासिब तौर पर नहीं हो सकी और लोगों ने अपनी अपनी इलाकों से हमदर्दी का इजहार करते हुए कयासी बुनियादों और कुछ दलाइल के साथ उर्दू के आगाज को मुसलमानों के मुख्तलिफ इलाकों में आमद और आपसी मेल जोल से जोड़ा, जिसे बाद में मुस्तरद किया जाता रहा। 20वीं सदी में बाज़ाब्ता तौर पर लिसानियत का इल्म तरक्की पाया और माहिरीन लिसानियत ने ठोस बुनियादों पर उर्दू के आगाज के बारे में ऐसे नजरियात पेश किए जिन्हें अब कबूल किया जाता रहा। अपनी मालूमात की जांच जो है आप यहाँ से जो है अपनी मालूमात का जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लाता रहूंगा। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि आपको जो है किस तरह की जो है मतलब सिलेबस में जो है कुछ क्लियर क्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो लैंग्वेज का जब पेपर होगा तो जो है आगे से पीछे तक जितना भी लैंग्वेज का जो होगा बीपीएससी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा टफ रहता है। इसलिए जब लैंग्वेज पेपर होगा तो लैंग्वेज पेपर को जो है शुरू से लेकर अंत तक इनकी ग्रामर हो, इनकी फिर आपका जितने भी इनके जो तसानीफ है उन सब को हम जो है इस वीडियो में जो है कवर करेंगे, इस कोर्स में कवर करेंगे। तो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें ताकि जो है सब लोगों को फायदा मिले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।